Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। National Stock Exchange launches Nifty Waves Index. Benchmark domestic indices end in positive territory. Sensex gains by 260 points. Nifty settles at 24,347. And India's foreign exchange reserves rise by $1.98 billion to over $688 billion as of April 25, according to RBI data. आर्थिक सुर्खियों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी वेव्स सूचकांक की शुरुआत की। घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त का रुख, सेंसेक्स में 260 अंक की बढ़त, निफ्टी 24,347 के स्तर पर दर्ज। और 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 98 करोड़ डॉलर बढ़कर 688 अरब डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। In our top story, National Stock Exchange today launched Nifty Waves Index. A total of 43 companies from media and entertainment sector will be a part of this index. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and NSE's MD and CEO Ashish Kumar Chauhan were present on the occasion. Maharashtra government also signed various MOUs today. University of Western Australia and the University of York will set up their campus in EduCity, proposed in Navi Mumbai. Mr. Fadnavis also signed an MOU with Prime Focus DNEG. Through this, Prime Focus will establish world-class global facilities ecosystem in Mumbai with investment of around 3,000 crore rupees. It will help generate 2,500 jobs. Dr. S.P. Sharma. अर्जुन, इससे पहले कि आप कुछ और जानकारी लें डॉक्टर शर्मा से, मैं कुछ और जानकारियां हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं। वेव्स 2025 में 254 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड व्यापारिक सौदे हुए हैं। ये सौदे फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स के क्षेत्र में हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन के पहले 1.5 दिन के दौरान ही इतने समझौते हो चुके हैं और अभी सम्मेलन में पूरे 2 दिन बाकी हैं, जिससे इस तरह के और व्यापारिक सौदे होने की पूरी उम्मीद है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ के लिए हम सीधे चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता प्रार्थना के पास। जी हाँ अमित, वेव्स 2025 के पहले 1.5 दिन में वेव्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स क्षेत्रों में 254 करोड़ का व्यापार दर्ज हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि यह आंकड़ा आगे के 2 दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम आगे के जो समझौते हुए हैं उनकी बात करें तो खिड़की गांव फिल्म परियोजना ने बुसान फिल्म महोत्सव के एशियन सिनेमा फंड के साथ 2 करोड़ का वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन समझौतों पे यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओएमएल भारत और गज़प्रॉम मीडिया, जो कि रूस की कंपनी है, के बीच सांस्कृतिक महोत्सवों पर सहयोग के लिए बातचीत यहाँ पे अभी जारी है। ब्रॉड विजन पर्सपेक्टिव्स, जो कि भारत की कंपनी है, और फैब्रिकेट द इमेजेस, जो कि यूरोप की कंपनी है, इन्होंने 30 मिलियन यूरोस की 4 फिल्मों की एनिमेशन साझेदारी की घोषणा की है, जो अब तक की सबसे बड़ी भारत यूरोप एनिमेशन डील मानी जा रही है। ग्राफिटी स्टूडियोज, जो कि भारत की कंपनी है, उन्होंने समझौता किया है द ब्रिज, जो कि यूके की कंपनी है, और ये लोग तथ्य आधारित टीवी श्रृंखला के सह निर्माण के लिए इन्होंने समझौता किया है। टीवी आसाई, जो कि जापान की कंपनी है, ने शिनचैन इंडिया ईयर की घोषणा की है। शिनचैन एक फिल्म है, शिनचैन डायनासोर डायरी, जो कि 9 मई को भारत में रिलीज होगी, और द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया फिल्म जो है इस साल की दिवाली पर रिलीज की जाएगी। हाँ जी अमित। Dr. Sharma, what is the significance of the Nifty Waves Index for the companies, not for the investor, but for the companies who are now listed companies
they are now publicly traded companies in terms of raising capital from the market. Yes, Arjun, this is very important because we have many indices and these are contributing significantly, and the companies are also promoting their products and their services with the help of the capital markets, which is very IPOs. robust. Yes. So this Waves index will be very important particularly for the media and entertainment industry, which is now very significant for India's growth trajectory, because during the last few years, the focus of the many companies is on the social media also, and the entertainment and all these things. These are increasing significantly in the recent times because of the changing modes of the social structure and the global developments. So these things are becoming prominent. So that's why the index becomes also significant for the participation in the capital market and for the promotion of companies. Dr. S.P. Sharma, isn't this a transition from a black and a grey market that existed in the media and entertainment industry before to a white market now, where there is disclosure for the investor concerned, and they can now invest in these companies, and the companies in turn are responsible for how they use the funds for business? Yes, exactly, Arjun, because now we are turning towards the formal economy majorly, not only for the media and entertainment. In many sectors of the economy, now our focus is to become more and more formal and structural, so that the investors are also aware about the policies of the companies, and they are able to invest more and participate in the growth of such newly formed companies which are participating in the capital market. डॉक्टर शर्मा, जैसा कि अर्जुन ने कहा कि ये जो एक बड़ा बाजार था, जो कि आमतौर पे जिसको हम गैर संगठित क्षेत्र में रखते थे, तो अभी सरकार की मंशा पूरी तरीके से इसको एक संगठित तौर पे स्थापित करने की है, जिसकी वजह से ये वेव्स इंडेक्स भी आज लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर इस ऐतिहासिक सम्मेलन, जो पहला सम्मेलन है, इसमें अगर 1.5 दिन या 2 दिन में अगर 250 करोड़ से अधिक के सौदे होते हैं, तो ये कितना बड़ा बाजार है जिसकी अभी हमने सिर्फ जिसके लिए दरवाजा ही खोला है, और उसमें इतना बड़ा व्यापारिक हमको एक सौदा मिलने की उम्मीद जग गई है। देखिए, ये जो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे खास करके जो हमारे देश में ये अभी थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन एडवांस्ड इकोनॉमी या फिर दूसरे कंट्रीज में ये काफ़ी बहुत ही दशकों से काफ़ी प्रोमिनेंट है। और हमने इसके ऊपर अभी जो तवज्जो दी है, खास करके ये जो हम इंडेक्स लेके आए हैं, ये एक बहुत ही भरपूर प्रयत्न है, क्योंकि इससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई बार आप देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होती हैं, और कई बार इनफॉर्मल सेक्टर में वो ट्रस्ट नहीं बन पाता, कि हमें नहीं ट्रांसपेरेंसी आती कि मान लीजिए मैं किसी सेक्टर में देखता हूँ कि ये जो कंपनी है बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रही है, बट द कंपनी इज़ नॉट दैट मच इन अ फॉर्मल ट्राजेक्ट्री, तो मेरे को उसके ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं बनता जब तक वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बिहेव कर रही हो, या वो कैपिटल मार्केट में रजिस्टर्ड है, वो इंडेक्स में उसका नाम है, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम टोटलिटी देखें, स्ट्रक्चर्ड मार्केट की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उसको मतलब ये समझा जाए कि वो नियम का भी पालन करेगी और उसमें निवेशकों के हित का भी पूरा एग्जैक्टली जब आप नियमों का पालन करते हैं तो उसमें निवेशक के हित भी आ जाते हैं, जो उसके एक्चुअल कंज्यूमर्स हैं उनके हित भी आ जाते हैं, और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। यस, सरकार को राजस्व भी मिलेगा, और सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसको एक नियंत्रित तरीके से उसको चलाने की, और उसको टाइम टू टाइम जब भी कोई हेडविंड्स होती हैं उसको सपोर्ट करने की। कितना बड़ा बाजार मानते हैं इसको आप? देखिए, बाजार इस समय पे ऐसा एस्टिमेट देना कि वो बहुत ही ऐसा रहेगा, लेकिन ये एक बहुत ही ऐसा बड़ा बाजार है जो कि मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इंडिया के आईटी सेक्टर की तरह ग्रो कर सकता है। So we can compare this to the market capitalization of companies like Netflix or Disney in the US stock market industry. So we'll have to wait for investor confidence and investment in these companies for market capitalization. Exactly. So this is the start, and I believe this will go a long way to support India's formal employment also. Formal, yes, because they are the major employment creator.
and now the employment will become formal and people will also come more and more in this industry for the jobs. वेव बाजार के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, ये समझने के लिए कि जो वेव बाजार का एक पोर्टल है, इस तरीके से जो चीज़ें अगर लॉन्च की जाती हैं तो ये कंटेंट क्रिएटर को और यूज़र को, ये दोनों को मिलाने में कितना बड़ा सहायक प्लेटफॉर्म हो सकता है? देखिए, जो आज के युग में जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो मिलाने की ही है. कई बार जो एक्सपर्ट है वो मार्केट में होता है और कई बार जो जिसको वो सुविधा चाहिए, सर्विस चाहिए, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. तो ये जो मैच मेकिंग है, जो एक एंगेजमेंट है, ये बहुत ही महत्व रखती है. मतलब जो क्रिएटर हैं और जो उसको यूजर हैं, वो दोनों, कई बार क्रिएटर को अपना ग्राहक नहीं मिल पाता है कि वो अपनी सर्विसेज किसको दो, और कई बार जो ग्राहक है उसको वो नहीं मिल पाता है कि मैं कहाँ से क्रिएटर को ढूंढूं. तो उसको ढूंढने के बावजूद भी कई समय पे उसको वो एडुकेट क्रिएटर नहीं मिल पाता है, उसको क्वालिटी नहीं मिल पाती. सो दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड दिस इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम. सो दैट इज द, आई बिलीव. चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की मामूली बढ़त से 260 अंक बढ़कर 80,502 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,347 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. In the Indian stock market, Sensex ended with modest gains, while Nifty settled nearly unchanged in volatile trading session today. The 30-share index of the BSE Sensex advanced 260 points or 0.32% to close at 80,502. The NSE Nifty 50 increased marginally by 13 points to settle at 24,347. Conversely, the broader market indices of the BSE logged losses. Mid-cap index declined 0.4% and the small-cap index ended nearly flat. In the Sensex pack, 19 out of the 30 companies registered gains. Among the top gainers, Adani Ports surged over 4.1%, Bajaj Finance rose over 2.6%, and IndusInd Bank advanced more than 1.6%. In the top laggards, Nestle India slid 2%, NTPC slipped 1.6%, and Kotak Mahindra Bank dropped 1.36%. In the sectoral indices of the BSE, 14 out of the 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, telecom fell over 2%, consumer durables declined over 1.6%, power slipped over 0.9%. Among the top gainers, services climbed more than 1.6%, oil and gas advanced almost 0.7%, and energy added over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,183 companies declined, 1,761 companies advanced, and shares of 141 companies remain unchanged. At the NSE, 26 companies hit their 52-week high, while 31 companies hit their 52-week low. अंतर्महंगिक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की मामूली कमजोरी से 84 रुपये 54 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 99.7 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार में क्या ये माना जाए कि ये जो 80,000 या 80,500 के आसपास का जो स्तर है, वहाँ पे बाजार में अभी थोड़ी सी सतर्कता है, या बाजार इसके आगे बढ़ने में कुछ परहेज कर रहा है, या निवेशक अभी सतर्क हैं और इतनी बड़ी तेज़ी के मूड में नहीं है? हालांकि जिस लेवल से इस नए वित्तीय वर्ष में सेंसेक्स ने और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर बनाए हैं, नए रिकॉर्ड स्तर तो नहीं लेकिन एक नया स्तर जरूर बनाया है, वहाँ से बाजार में अभी किस चीज़ की कमी आती है? क्योंकि जो चौथी तिमाही के बहुत सारी कंपनियों के नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं और वो नतीजे निराशा नहीं जगाते. और रिजर्व बैंक ने भी अपनी तरफ से बाजार को एक अच्छी भरी खबर दी थी जब उसने अपने बैंक रेट्स में कटौती करी थी. जी बिल्कुल, ये जो सभी फैक्टर्स आपने बताए हैं ये सभी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं. फर्स्टली तो जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनकी वजह से मार्केट को एक बड़ी अच्छी बढ़त मिली हुई है, सपोर्ट मिली हुई है. और दूसरा जो खास करके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यूएस में और इंडिया में जो एक ट्रेड डील की संभावना है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा वो भारत के हित में होगा, जिससे जो एक टैरिफ ट्रबल थी शायद वो बहुत अच्छे से कम हो जाएगी, वो नहीं रहेगी. जो पहले एंटिसिपेट किया गया था या एप्रीहेंशंस थी कि जो टैरिफ ट्रबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत इम्पैक्ट होंगे, हमारा बहुत बड़ा व्यापार है यूएस के साथ,
तो अभी जब से ये एक डील शुरू हुई है, जो नेगोशिएशन शुरू हुई है, तब से एक इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है कि इस डील में से ज़रूर कुछ निकलेगा और वो भी भारत के फायदे के लिए निकलेगा, नंबर 2। और तीसरे नंबर पे जो FII का रुझान है वो वापस इंडिया में बना है। वो क्यों बना है? क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा हेडविंड्स के बावजूद भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही रेजिलिएंट रही, जो कि हमारे इंडिकेटर्स, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे, बहुत ही स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स इन द सेंस कि अगर हम रिसेंटली देखें, पिछले 10 दिन की ही बात करें, जो भी डेटा आए, चाहे वो एक्सपोर्ट्स का डेटा हो या फिर स्टेडी IIP नंबर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा हो या फिर GST कलेक्शंस हो या फिर UPI ट्रांजैक्शंस हो, ये सभी चीज़ों में हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और कई चीज़ों में हमने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स में हो गए या GST कलेक्शंस में हमने नए स्तर छुए हैं। तो एक जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, उनकी जो सपोर्ट है, जो एक इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके लिए अति आवश्यक होती है कि वो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर देखता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी की गति है वो किस तरफ जा रही है। और जो चौथा कारण है, जो जिसका जिक्र आपने भी किया कि RBI ने जो सपोर्ट की है, जो कटौती करके, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है जिसकी वजह से मार्केट्स जिसको वॉच करती हैं। इन्फ्लेशन कम हुआ है और आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी सॉफ्टन हुई है, तो और भी आशा बनती है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है, वो आने वाले टाइम में और कम होगा। लेकिन ऐसे में भी अगर सेंसेक्स के 21 सेक्टर में से 14 सेक्टर अगर नेगेटिव में है, तो क्या अभी मतलब निवेशक सतर्क हैं कि एक बाजार का एक लेवल आ गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली की जाए या अपनी जो किटी है उसको भी ठीक रखा जाए? किस तरह से इसको आंकते हैं? देखिए, अगर हम पीछे 4-5 महीने का विश्लेषण करें जी, तो एक फैक्टर यह है जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रही है, बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी रही है मार्केट्स में। और दूसरा जो फैक्टर है कि रेजिलियंस साथ में रही है। मार्केट्स ने कभी भी, जब भी नीचे गई हैं, जब भी डीप करेक्शंस आई हैं, तो वहां पे स्टे नहीं किया। मार्केट्स कुछ ही दिनों में वापस अपने उस लेवल पे आ गई हैं जहां से वो बहुत ही डीपली करेक्ट हुई थी। तो ये एक इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर कॉशियस है, लेकिन वो मार्केट को छोड़ना भी नहीं चाहता। वो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड्स, डिस्पाइट सो मेनी ट्रबल्स फ्रॉम द टैरिफ साइड, द इन्वेस्टर इज स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। वो मार्केट से दूर नहीं हट पा रहा है। मतलब भरोसा अभी भी भारतीय उसका बाजार ही भरोसा जगा भी रहा है। बना हुआ है। वो मार्केट से हमें पिछले 4 महीने के जो वॉलेटिलिटी देखी, हमने बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखते हैं, बट इन्वेस्टर्स कम्स अगेन। कई बार हमने बात की कि FIIs चले गए जी, वो मार्केट से जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। दे आर कमिंग बैक नाउ, दे आर इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली मोर देन अर्लियर। Dr. Sharma, according to the figures, you're right, volatility has gone up. It's 18.26 right now, VIX India. And the DIIs and FIIs are the net buyers into the market of 6,000 crore rupees today. But they have invested largely in large cap stocks where the price to earnings ratio is 26. But not in the mid cap and the small cap space so much, where the mid cap fell by 0.4%, small cap was flat. And if you look at the PE ratio, mid cap, it's 33. For small cap, it's 34. Do you feel the hedge funds and the DIIs are looking at the mid cap and the small cap index as expensive right now, and they see the opportunity in large caps where the PE is right now 25? Arjun, I believe during the headwinds or the volatile times, the people or the investors invest largely in the blue chips or the large caps because of more confidence in the market and to take advantage of such kind of volatility, because sometimes the beta becomes high for the large caps and they take advantage of the volatility and invest at the lower level and then they sell at the higher level. So this kind of behavior is observed in the such kind of volatile markets. But I don't see that our mid cap or the small cap is impacted by the global headwinds and large caps are totally
insulated from such headwinds. That is not the case. But all the segments, whether the small caps or the mid caps or the large caps, they will participate in India's growth story. But this is the, I think, short-lived phenomena of the market that FIIs are investing in the large caps and they are not looking at the mid caps or the small caps. Yeah. मेरे समझ से अर्जुन सिंपल सीधी सी बात ये समझना चाहते थे कि चूंकि लार्ज कैप के शेयरों के जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मिड कैप में जो एक शेयर्स शायद एक आम निवेशक की रीच में है, वहाँ पे भरोसा करना कितना जायज़ है इस समय पे भी, क्योंकि उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है. अगर 30 से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चिंता की बात रहती है उसमें निवेश करना. बहुत संक्षेप में जी उसमें क्या है कि अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्टर टर्म में बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है. दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी. समटाइम्स मतलब निवेश करें, निरंतर करें और लगातार करें. तो अगर लार्ज कैप्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार उसको थोड़े दिन के बाद एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है. दैट्स वाई वॉलिटिलिटी रिमेन्स इन द मार्केट. अर्जुन के पास इसके लिए भी एक और सवाल है, मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ, कुछ और खबरों पर नजर डालता हूँ. तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी. साथ ही 58,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश की उम्मीदों और विकसित भारत के सपने साकार होंगे. उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में भौतिक, डिजिटल और सामाजिक ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है. इसके पहले प्रधानमंत्री ने देश के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विलिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के समुद्री आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है. जब जो एक बेसिक ढांचागत सुविधाएं अगर विकसित होती हैं तो लंबे समय में ये कितना महत्वपूर्ण कदम होता है, और व्यापार की दृष्टि से ये जो इस तरह की सुविधाएं जब विकसित की जाती हैं इसका कितना फायदा मिलता है देश को और अर्थव्यवस्था को. देखिए, जो कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज द बैकबोन ऑफ द एनी इकोनॉमी. जब हम ऐसे बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एलोकेशंस करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो एक हमारे लॉन्ग टर्म स्टोरी में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दैट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट. कुछ और अच्छी खबरें हैं हमारे पास. 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 98 करोड़ डॉलर बढ़कर 688 अरब 13 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया. रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2 अरब 17 करोड़ डॉलर बढ़कर 580 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गई. विशेष निकासी अधिकार भी 2 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 59 करोड़ डॉलर हो गया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक का सुरक्षित भंडार 20 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 51 करोड़ डॉलर रहा. मुद्रा भंडार में अगर कहीं भी सकारात्मक संकेत होते हैं तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना मजबूत कदम होता है. देखिए, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर तो टोटली हमारे मुद्रा भंडार के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मुद्रा भंडार जो है वो कमजोर हो तो ना ही इन्वेस्टर उस कंट्री की तरफ रुख करेगा और ना ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बनेगा. सो दिस इज अ ग्रेट पैरामीटर टू अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. We have some trade news now. Ministry of Commerce and Industry, Piyush Goyal, and European Commissioner for Trade and Economic Security, Maros, have reaffirmed their shared resolve to conclude the India-European Union Free Trade Agreement (FTA) by the end of 2025. During a key meeting held in Brussels, Belgium yesterday, both sides engaged in a forward-looking and substantive dialogue to address global trade challenges. India's total exports have touched an all-time high of $824.9 billion in the financial year 2024-25 as per the latest data released by the RBI, which includes the services trade for March 2025. This marks a growth of 6.01% over the previous year's export figure of $778.1 billion. Services exports continue to drive the growth momentum, reaching a historic high of $387.5 billion in 2024-25, up 13.6% from $341.1 billion in the previous year. For March 2025, services exports stood at $35.6 billion, reflecting a annual growth of 18.6% compared to $30 billion in March 2024, as per the latest RBI figures. Despite the headwinds globally, these are figures, export figures are monumental, and you also are looking to sign key free trade agreements, this time with the EU.
How is all of this coming together? After the coronavirus, our export trajectory is becoming more and more resilient, and we are making new highs every year, starting from 21-22, when we posted $673 billion in our total goods and services exports, and thereafter $776 billion in 22-23, and then $778 billion in 23-24. Now, $824 point something billion in the 24-25. That is the great figure, Arjun, to move forward and to become more and more robust and to achieve our target of 2 trillion by 2030, of which 1 trillion will come from services and 1 trillion will come from the merchandise. So now the merchandise and services are becoming more or less equal. There is only $50 billion difference between the merchandise and the services. And by 2030, I think both the segments will be equal to participate in India's total exports. So I think this is a great news and great resilience of our exporters in the global market, despite the so many headwinds like the Red Sea and so many developments in the many countries. नफा डालने एशियाई बाजार पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक वार्ता के सकारात्मक संकेतों से एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7%, जापान का निक्केई 1%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.3% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त से बंद हुआ। चीन का शेयर बाजार मजदूर दिवस के अवकाश के कारण बंद रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी तेजी का दौर रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.8% से 1.7% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock markets, US stocks advanced on Thursday after strong results from mega caps Microsoft and Meta. The Nasdaq Composite Index gained over 1.5%, S&P 500 rose over 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.21%. Meanwhile, the Labor Department data showed initial claims for state unemployment benefits jumped 18,000 to a seasonally adjusted 241,000 for the week ended April 26. Basically, the April unemployment rate is at 4.2%. There has been a recession in the GDP figures that have been released by the US government, but corporate results are good right now. What is the future for the US? And right now, the bond yields have picked up again right now in live trading. Because inflation expectations are becoming high. Inflation is still above the tolerance level at 2.8%, which is significantly high from the 2% of the tolerance. And the GDP is coming down. 0.3% deceleration is significant for the US economy. So going forward, considering the high tariffs, the inflation trajectory may remain in the high zone, and that can impact the fundamentals of the US economy. Let's move on to the oil market. Now, oil prices continue the downward trend today ahead of an OPEC Plus meeting and amid some skepticism about a potential de-escalation of the trade dispute between China and the US. Brent crude was trading 0.7% down at $61.69 per barrel. WTI crude was also down by 0.8% at $58.76 a barrel when reports last came in. सराफा बाजार में सोना आज 0.6% की बढ़त से 93,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी भी बढ़त से 95,120 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर मल्टी क्वांटिटी एक्सचेंज में भी जून के वायदा कारोबार में सोना 0.7% की बढ़त से 92,993 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 93,802 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। डॉक्टर शर्मा, सोना और चांदी तेजी की दौड़ लगाई है, लेकिन अर्जुन यही चाहता था कि शेयर में निवेश करूं कि सोने चांदी में निवेश करूं, किस में निवेश करूं आम निवेशक के तौर पे। अभी भी टाइम है कि सोने में निवेश किया जाए, क्योंकि सोने में चमक बरकरार रहेगी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शायद ये यूएस में टैरिफ सेटल हो जाएगा, फिर सोने के भाव गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोने के भाव आप देखेंगे कि पिछले काफी सालों से ही निरंतर ऊपर जा रहे हैं। सोना और चांदी में तेज दौड़ कौन लगाएगा? अगर दोनों बराबर चलेंगे, कहीं एक आगे निकल गया तो दूसरा उसको फॉलो करेगा, अगर चांदी आगे निकल गई तो गोल्ड उसको फॉलो करेगा। चलिए डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को इतने सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। National Stock Exchange launches Nifty Waves Index. Benchmark domestic indices end in positive territory. Sensex gains 260 points. Nifty settles at 24,347. And India's foreign exchange reserves rise by $1.98 billion to over $688 billion as of April 25, according to RBI data. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.